दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास नंबर 10 में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हैं। तो डेली बेस पर हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं और आज का हमारा चैप्टर चल रहा है उद्देश्य का, जिसमें हम देखेंगे 30 प्रश्नों को। और उससे भी पहले हम पिछली क्लास में हमने उद्देशिका के क्वेश्चन तो किए लेकिन उद्देशिका नहीं पढ़ी थी, तो हम सीधे यहाँ पर उद्देशिका सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हम क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह हो गई हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसको आप सभी लोग एक बार फिर से पीछे जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो हम सीधे शुरुआत करेंगे। अब हम प्रश्नों से देखते हैं, जहां पर हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दें और क्लास को स्किप मत करें। शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। ए 39वें संशोधन द्वारा, बी 41वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जो जोड़े गए हैं वह किसके द्वारा? सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पर एक बार हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दिया है, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो क्या सम्मिलित नहीं था? ए बंधुत्व, बी संप्रभु, सी समानता, डी अखंडता। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अखंडता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे देखते हैं। यहाँ पर कोड के माध्यम से हमको बताना है इसका।
दिया गया है समाजवाद, जोड़ा गया था। ग्राम स्वराज, तो ग्राम स्वराज का तो कहीं भी नहीं, आपने अभी भी पढ़ा था। और क्या था, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल जोड़ा गया था। संपूर्ण प्रभु संपूर्ण, तो यह 42वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो हमारा 1 और 3 हमारा सिर्फ बी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए, यह लागू किया जा सकता है। बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। सी, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो यह हो जाएगा, यह लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? ए, 17वें संशोधन द्वारा। बी, 24वें संशोधन द्वारा। सी, 42वें संशोधन द्वारा। डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर, जैसा कि आपने अभी देखा कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कई शब्द जोड़े गए थे, तो यह हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बी, 44वें संशोधन द्वारा। सी, 52वें संशोधन द्वारा। डी, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, अगला दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ए, 32वां। बी, 42वां। सी, 44वां। डी, 74वां। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 1976 द्वारा। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत यह तीनों शब्द जोड़े गए थे। पढ़ते हैं फिरते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द थे? ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो हमको कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। तो यह पूछ रहा है 26 नवंबर 1949 की बात, तो 1949 में यह तीनों नहीं थे। तो बचा हमारा सिर्फ गणराज्य। तो गणराज्य था 1949 में, लेकिन पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी यह तीनों शब्द 1976 में आए हैं। इस प्रकार ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ए, 25वें संशोधन द्वारा। बी, 42वें संशोधन द्वारा। सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। डी, 52वें संशोधन द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, 42वें संशोधन द्वारा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। कूट के माध्यम से हमको इसका सही उत्तर बताना है। तो 4 कारण दिए गए हैं। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, नंबर 2 विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 अवसर की समानता, नंबर 4 व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इन चारों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएंगे हमारे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। यानी कि यह जहाँ चारों हों तो हमारा चारों वाला सिर्फ ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत के संविधान में आमुख यानी कि प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी हम भारत के लोक शब्दों से। तो जैसा कि अभी प्रस्तावना आप सभी लोगों ने हमारे साथ में पढ़ी है, तो हाँ जो प्रस्तावना स्टार्ट है हम भारत के लोगों से स्टार्ट है। तो यह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो यह हमारा हो जाएगा सिर्फ डी वाला ऑप्शन, हम भारत के लोग शब्दों से प्रस्तावना स्टार्ट की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर व्याख्या में देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, यानी कि तानाशाही का शासन नहीं है, यह जनता के हाथ में है। यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि यह शासन जनता के हाथ में चलता है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। अगला प्रश्न। हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो जैसा कि लिखा गया है, नीति निर्देशक तत्व नहीं, मौलिक अधिकार में यहाँ भी नहीं, नागरिकता में यहाँ भी नहीं, तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों से यह स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ए सार्वभौमिकता से, बी समष्टिवाद से, सी समाजवाद, डी अंतःक्रियावाद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ए भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए संप्रभुता, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथनिरपेक्ष, डी संघीय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, यानी कि लोकतंत्रात्मक दिया गया है, संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, यह शब्द आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित मिलेंगे, लेकिन संघीय कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हैं, परंतु संघीय यानी कि फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यानी कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इन शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, ताकि अगले क्वेश्चन में यहाँ पर संघीय ना देकर लोकतंत्रात्मक या समाजवादी या न्याय या स्वतंत्रता अलग अलग शब्दों को देकर क्वेश्चन बना सकता है। तो इस प्रकार हम व्याख्या से कुछ न कुछ नया सीखेंगे, ताकि अगला नया क्वेश्चन बने तो हम आसानी से उन प्रश्नों को कर सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, डी लोक कल्याण। इन चारों ऑप्शनों में से जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने देखा कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभु संपन्न और यह तीनों शब्द तो आपको देखने को मिले, लेकिन डी यानी कि लोक कल्याण आपको शब्द कहीं नहीं मिला होगा। तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा आर्थिक स्वतंत्रता की कोई भी बात नहीं की गई है। इसलिए हमारे 3 ऑप्शन तो सही होंगे। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन हमारा कहीं पर भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, डी धार्मिक न्याय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम देखते हैं कौन सा कथन सही है। ये वाला ऑप्शन दिया गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे।
तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यहाँ कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो बिल्कुल यही सही है, क्योंकि यह तो 1976 में है, तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही मिल जाएगा। 3 शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देश्य का, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी उद्देशिका को। भारतीय संविधान का वह भाग संविधान उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यदि यही क्वेश्चन दोबारा घूमकर आ जाए कि भारतीय संविधान को B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान को की आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से होता है। जब सिर्फ भारतीय संविधान की तब संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आप उद्देशिका को लगाएंगे। यदि भारतीय संविधान की उद्देशिका B.R. अम्बेडकर के द्वारा किसे कहा गया है, किस आर्टिकल को, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 32, यानी कि तब B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसको कहा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी हम व्याख्या देखेंगे सबसे पहले। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। नोट में दिया गया है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी B.R. अम्बेडकर, डी के.एम. मुंशी, ई महात्मा गांधी। तो जैसा कि अभी हमने व्याख्या में पढ़ा कि जन्म कुंडली या जन्मपत्री के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है प्रस्तावना को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए B.R. अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अगला प्रश्न, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ए बेरुवाड़ी संघ, बी सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ, डी केशवानंद भारती। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए बेरुवाड़ी संघ में या बेरुवाड़ी वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। बेरुवाड़ी यूनियन के बाद यानी कि 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च
न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देश्यों को प्रस्तावना का संविधान का भाग मान लिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर, जैसा कि पिछले प्रश्न में अभी हमने देखा, केशवानंद भारती विवाद में इसे स्वीकार किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मूल अधिकारों के अध्याय में बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए, मौलिक अधिकार, बी, संविधान की प्रस्तावना, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी, संसद। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ए, 2, बी, 3, सी, 1, डी, 4। तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की स्वतंत्रता दी गई है। देखते हैं वह कौन कौन से न्याय की स्वतंत्रता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ए, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक। सी, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक। डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। तो यहाँ पर सामाजिक, पहले वाले ऑप्शन में देखें अगर सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक, तो यहाँ पर धार्मिक वाला कट जाएगा। बी वाले में अगर देखें तो यहाँ पर सांस्कृतिक कहीं नहीं दिया गया है। और सी वाले में अगर देखें तो सांस्कृतिक शब्द की व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हमारा डी वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, उद्देशिका और मूल अधिकार। बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी, मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। डी, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर आज के जितने भी 30-32 प्रश्न थे सभी पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। और जहाँ पर सल्यूशन की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर हमने उसका सल्यूशन भी देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यह क्लास
पसंद आई होगी और क्लास को सभी लोग लाइक कर दिया होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि कोई त्रुटि होती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको यह क्लास कैसी लगी उसका भी हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।